कभी धूप में, कभी छाँव में, कभी हसरतों के मुकाम में, जिंदगी के हर पड़ाव में सलाम है हाँ तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। कभी सपनों की उड़ान में, कभी जज्बों के तूफान में, जिंदगी के हर इम्तिहान में सलाम है हाँ तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। कभी खुशियों की बहार में, कभी गमों के इजहार में, हर मोड़ पे हर राह सलाम है हाँ तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। कभी खुशियों की बहार में, कभी गमों के इजहार में, हर मोड़ पे हर राह पे सलाम है हाँ तुझको जिंदगी, सलाम है जिंदगी, हाँ तुझको जिंदगी, जिंदगी। सलाम है जिंदगी, विविध सुख संधू। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब और दुनिया भर के सभी भाषाओं में आप सभी को सलाम जिंदगी शो में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत। यह शो आपके लिए है जीवन के हर रंग हर संघर्ष की कहानी लेकर। यहाँ हम आपके साथ मिलकर उन लोगों की कहानियां साझा करते हैं जिन्होंने जीवन की चुनौतियों को जीकर डटकर सामना किया और सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की। हमारे साथ बने रहिए और सुनिए प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ सलामी जिंदगी पर। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, आज हम आपको भारतीय मनोरंजन उद्योग के एक अग्रणी हस्ती डेल भगवागर के बारे में बताने जा रहे हैं। डेल भगवागर एक प्रसिद्ध एंटरटेनमेंट पब्लिसिस्ट हैं जिन्होंने पिछले 3 दशकों में 300 से ज्यादा हस्तियों, 30 से ज्यादा फिल्मों और 20 बिग बॉस प्रतियोगियों के लिए मीडिया प्रबंधन किया है। उनकी मुंबई स्थित पीआर एजेंसी डेल भगवागर मीडिया ग्रुप बॉलीवुड पीआर ब्रिगेड में अग्रणी है। डेल ने न केवल भारतीय मीडिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्धि हासिल की है। वह बीबीसी, स्काई न्यूज, CNN, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा उद्धृत होने वाले शायद एकमात्र भारतीय पब्लिसिस्ट है। अपने शानदार पीआर कार्य के अलावा डेल मास कम्युनिकेशन के छात्रों को प्रशिक्षित करने में भी सक्रिय रूप से शामिल है। उनका मीडिया स्किल्स न्यूयॉर्क एकेडमी के साथ सहयोग उद्योग के अनुभव को शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ जोड़ने का एक महत्वपूर्ण कदम है। डेल की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पीआर इन इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मीडिया उद्योग में उनके
योगदान और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। डेल भगवागर का करियर निश्चित रूप से मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में एक मिसाल है। उनका अथक प्रयास, समर्पण और नैतिक मूल्यों के प्रति दृढ़ता युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। तो आइए बात करते हैं डेल भगवागर जी से। डेल जी, आपका स्वागत है इस्लामी जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच। माय हिंदी इज नॉट एज गुड एज योर्स, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना हिंदी में बात कर सकूं और जितने अच्छे से कन्वे कर सकूं अपने आप को। ठीक है जी। डेल जी, मेरा पहला प्रश्न है कि आपने बॉलीवुड पीआर उद्योग में एक संगठित और संचलित दृष्टिकोण लाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस उद्योग में आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताइए और इसमें क्या बदलाव आपने देखे हैं अपनी यात्रा के दौरान? तो एक्चुअली मैंने पीआर शुरू किया करीब 1997 में। उसके पहले करीब 9 से 10 साल मैं जर्नलिज्म में था। तो पहले बिजनेस जर्नलिज्म किया, फिर बॉलीवुड जर्नलिज्म किया, मेरे होम टाउन से किया था, और फिर मैं मुंबई आया। मुंबई में बॉलीवुड जर्नलिज्म कर रहा था। उसके बाद 2 साल बाद आई शिफ्टेड माय प्रोफेशन टू पीआर। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे जर्नलिज्म से पीआर में शिफ्ट होने का ये था कि जर्नलिज्म वाज लाइक अ प्रोफेशन, व्हेयरएज पीआर वाज लाइक अ बिजनेस। तो अगर आपको याद होगा पुराने ज़माने की जब हम मूवीज़ देखते हैं 80s 70s वगैरह की, तो वो झोला पकड़ के एक जर्नलिस्ट हमको दिखता है अक्सर, जिसके ऊपर काफ़ी अत्याचार भी करते हैं बिजनेस वाले अक्सर। तो उस टाइम का जर्नलिज्म का दौर ख़त्म हुआ था जस्ट 8-10 साल पहले जब मैं पीआर में एंटर किया। और आई वांटेड टू एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ मनीज, आई वांटेड टू अर्न मोर। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जर्नलिज्म में रहूँगा तो मुझे हमेशा एक सैलरी ही मिलेगी, जबकि अगर मैं पीआर में शिफ्ट हो गया तो इट वुड बी माय ओन बिजनेस। मैं अपनी खुद की एजेंसी बना सकता हूँ और मैं जैसे चाहूँ, जितना चाहूँ, जितने ज़्यादा क्लाइंट्स लेना चाहूँ, जितना ज़्यादा काम करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। तो वो थॉट, एक एक्सपेंशन के थॉट को लेके या एक मनी ग्रोथ के थॉट को लेके मैं पीआर में एंटर हुआ। दिस वाज 1997, जैसे मैंने आपको बताया। काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स होने पे आ रहे हैं। और जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही है। उस ज़माने में हम पेपर पे प्रेस रिलीजेस, न्यूज़ रिलीजेस बांटा करते थे। साइक्लोस्टाइल किया करते थे। साइक्लोस्टाइल वर्ड भी लोगों को शायद पता नहीं होगा आज। तो एक ऐसी मशीन होती थी जिसमें घूम-घूम के पेपर की कॉपीज निकलती थी। ज़ेरॉक्स था, ज़ेरॉक्स करते थे, कुछ साइक्लोस्टाइल करते थे। साइक्लोस्टाइल सस्ता पड़ता था, ज़ेरॉक्स थोड़ा-सा महँगा था। हमको 200-300 प्रिंट निकालने पड़ते थे। तो पहले साइक्लोस्टाइल से शुरू किया, फिर ज़ेरॉक्स करने शुरू किए, फिर कुरियर करके प्रेस रिलीज़ को पैक करके, उस वक़्त ब्रोमाइड फ़ोटोज़ होते थे, अगर आपको याद होगा, कार्डबोर्ड फ़ोटोज़ थे, डिजिटल नहीं थे। तो वो जो ब्रोमाइड बोलते थे, तो वो फ़ोटोज़ 300-400 प्रिंट करवाते थे और फिर एनवेलप्स में डाल के पैक करके पीओडी, प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगा के, एड्रेस चिपका के, फोटो के पीछे कैप्शन लगा के हम प्रेस में भेजते थे कुरियर से। अगले दिन या एक दिन बाद वो प्रेस रिलीजेस कुरियर से पहुंचती थी प्रेस में और 2 या 3 दिन बाद छपती थी। फिर फॉलोअप्स होते थे कि मिली कि नहीं प्रेस रिलीज। वो जमाना था और आज का जमाना है जहां एवरी सेकेंड मिनट वेबसाइट्स अपडेट होती है। ओके, सो दैट इज अ ह्यूज चेंज दैट हैज कम। बॉलीवुड पीआर में मैंने बहुत सारे ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए उस टाइम से, बिकॉज जिस टाइम पे मैंने पीआर स्टार्ट किया उस टाइम पे सिर्फ एंटरटेनमेंट पब्लिसिस्ट जो थे वो इंडिपेंडेंट्स हुआ करते थे, मतलब इंडिविजुअल्स थे, किसी का भी पीआर एजेंसी नहीं था। आई लॉन्च द फर्स्ट पीआर एजेंसी इन बॉलीवुड एट दैट टाइम and I introduced a lot of trends. Like, for example, I was the first publicist to introduce legal agreements in entertainment PR in India. Then I was the first publicist to move to digital. So जब ईमेल आया तो मैंने कहा अब पेपर बंद, अब मैं मेल से भेजूंगा सब कुछ। तो जर्नलिस्ट ने कहा हम तो रोज अपना मेल चेक भी नहीं करते। उस वक्त नोटिफिकेशंस नहीं आते थे, उस वक्त तो पेजर और वो नोकिया फोन्स का जमाना था, तो जस्ट आया था वो भी जमाना। तो मैंने कहा नहीं, अभी डिजिटल हो गया है सब कुछ, सो वील मूव टू डिजिटल।
मैंने कहा आपको, तो बोले फोटोग्राफ्स का क्या, वो तो कुरियर कर दो। मैं बोला फोटोग्राफ्स भी डिजिटल आएंगे, तो बोले वो कैसे आएंगे। मैंने कहा 300 डीपीआई होता है रेजोल्यूशन। डीपीआई क्या होता है? मैंने कहा डॉट्स पर इंच। एक्सप्लेन किया डॉट्स से कैसे फोटो रेजोल्यूशन बनता है। तो जर्नलिस्ट के लिए वो सब बड़ा नया था उस वक्त, एटलीस्ट बॉलीवुड जर्नलिस्ट के लिए। सो वो सब लोगों को इंट्रोड्यूस किया और लोगों को आदत डलवाई। मेरे बाद 3-4 साल बाद दूसरे जो बॉलीवुड के पीआरस थे उन्होंने भी फिर धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू किया। जैसे बहुत सारे ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस किए। आई एम ऑल्सो दी ओनली पब्लिसिस्ट, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। आई एम ऑल्सो दी ओनली पब्लिसिस्ट दैट हु ट्रेन्स जेन नेक्स्ट इन पीआर। सो मैं बॉलीवुड से अकेला हूँ जो रेगुलरली गेस्ट लेक्चर्स करता हूँ। So I go to various colleges, I do guest lectures, I train Gen Next, I encourage students to come with to me for projects। और जो सबसे ज़्यादा मैं प्राउड फील करता हूँ इसमें, मतलब मैंने अपने करियर में बड़े बड़े एक्टर्स को हैंडल किया है बहुत ज़्यादा सालों तक। मैंने ऋतिक रोशन का पीआर करीब 7 साल तक किया, शिल्पा शेट्टी का करीब 7 साल तक किया, प्रियंका चोपड़ा का करीब 3 साल तक किया पर्सनल पीआर, ये सब। और इसके अलावा करीब 35-40 मूवीज की है, जिसमें से डॉन, शाहरुख खान की डॉन, फरहान अख्तर की रॉक ऑन, ये काफी बड़ी हिट्स हुई है। तो ये सबसे ज्यादा मैं जो प्राउड फील करता हूँ अपने करियर के अचीवमेंट के बारे में, वो ये है कि आई एम अ बीए ग्रेजुएट। आई हैव जस्ट स्टडीड बीए और मेरा 50% मार्क्स वाला किस्सा होता था। तो मैं 50% बीए ग्रेजुएट के होने के बावजूद मेरे अंडर में करीब 20 से 21 स्टूडेंट्स ने थीसिस और डिसर्टेशन किए हैं विथ मी एज देयर गाइड, ओके, इन मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स ने। एंड दे हैव बिकम पीएचडीज, डॉक्टरेट्स बन गए वो मेरे, विथ मी एज देयर सोलो गाइड। सो दैट इज व्हाट मेक्स मी फील वेरी प्राउड। ये मुझे अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट लगता है कि आई हैव, क्योंकि जैसे इंसान जिंदगी में क्या चाहता है, अल्टीमेट गोल जिंदगी का इंसान का होता है हैप्पीनेस एंड ग्लोरी। इंसान चाहता है कि मैं खुश रहूं, जिंदगी मेरी अच्छी बीते, खुश रहूं। एंड ग्लोरी चाहता है मेरा नाम लोग याद रखे, मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, ऐसा कुछ दे जाऊं दुनिया को, जिससे लोग एक लेगेसी बने, एक मेरा नाम याद रखे, राइट। सो मुझे वो सबसे ज्यादा प्राउड लगता है कि आई हैव trained students, they've become doctorates, I have gone to guest lectures। अक्सर मैं जब पीआर के ऊपर गेस्ट लेक्चर्स करता हूँ तो लेक्चर के बाद वहाँ पर मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं, तो जर्नलिज्म पढ़ रहे होते हैं, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, पीआर, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब कोर्सेज में वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इनमें से कौन सा प्रोफेशन चुनना है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन खत्म करने के बाद। तो मेरे लेक्चर के बाद अक्सर 1.5-2 घंटे का मैक्सिमम मेरा लेक्चर होता है, मैक्सिमम। उसके बाद अक्सर स्टूडेंट्स आके मुझे ये कहते हैं कि आपके लेक्चर के बाद हमें क्लैरिटी मिली कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी ने सोच के रखा है कि वो जर्नलिस्ट बनने वाला है, मगर मेरे पीआर लेक्चर के बाद उसको लगता है नहीं मुझे पीआर करना है। और उल्टा भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि वो सोच रहा होता है मैं पीआर बनना चाहता हूँ, मगर मेरे लेक्चर के बाद सोचता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे मैनिपुलेट, स्कीम, प्लॉट, प्लांट नहीं करना है, पीआर मशीनरी नहीं करना है, मुझे जर्नलिज्म करना है। ओके, सो दोनों चीजें होती है। ओके, मैंने ये शब्द बोल गया, मैं मैनिपुलेशन, स्कीमिंग, प्लॉट, प्लांट, प्लग, मगर मैं अक्सर एथिक्स से करता हूँ। ये सब चीजें करनी पड़ती है मेरे प्रोफेशन में, क्योंकि सेंसेशनलिज्म मीडिया में जरूरी है, क्योंकि मीडिया को टीआरपी चाहिए, मीडिया को रीडरशिप चाहिए, आई बॉल्स चाहिए, तो मीडिया को अटेंशन ग्रैब करना होता है। और अटेंशन ग्रैबिंग के लिए उन्हें सेंसेशनल, क्लिक बेट हेडलाइंस जिसे हम कहते हैं वेब पे, तो वो बनानी होती है। तो वो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को चटपटा बनाना पड़ता है, थोड़ा सा एग्जैजरेट करना पड़ता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं, एटलीस्ट मैं, आई ड्रॉ एन एथिक्स लाइन फ्रॉम माई कॉन्शियंस। मैं क्या कोशिश करता हूँ, जो बेसिक फैक्ट्स होते हैं उससे बिल्कुल उसे चेंज ना करूं, नकली कभी स्टोरी ना बनाओ, नथिंग फैब्रिकेटेड, फॉल्स, बट जो फैक्ट्स होते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हेडलाइन में बोला जाए। ओके, आपने बहुत सारे क्लिक बेट हेडलाइन पढ़े होंगे, गेट टू नो दिस को कैपिटल कर देते हैं, राइट। तो आप सोचने लग जाते हो ये क्या चीज की बात हो रही है, कुछ एग्जैजरेटेड हेडलाइन होता है,
ओके, छोटी सी चीज को एकदम ऐसा बताया जाता है जैसे कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है। तो ये थोड़ा सा करना पड़ता है। और फिर हम प्लग और प्लांट करते हैं स्टोरीज को मीडिया में, क्योंकि हमें हमारे क्लाइंट का मैसेज मीडिया तक पहुंचाना है। तो जिसे आज के डेट में पीआर मशीनरी कहते हैं। तो बेसिकली मैंने उसकी शुरुआत की थी बॉलीवुड में, तो मैं बोस्टफुल साउंड नहीं करना चाहता हूँ, बट बहुत सारी ऐसी चीजें शुरू की बॉलीवुड में जो आज ट्रेंड बन गई है या आज रेगुलरली हो रही है बॉलीवुड पीआर में। और आई एम वेरी हैप्पी कि लोग, मतलब मैं तो ट्रेंड सेटर तब बनूंगा जब लोग फॉलो करेंगे, राइट? तो वो फॉलो करते तो मैं बहुत खुश होता हूँ। कभी कभी मुझे नए पीआर्स आके बोलते, पता है हमने ये किया, हमने ये किया, मैं बहुत खुश होता हूँ। उनको अब मैं बताता नहीं हूँ कि मैंने ही ट्रेंड शुरू किया था बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, नाउ I can think of myself as a trendsetter because they are following what I started. So ये है मेरी जर्नी। आपने जर्नी के ऊपर पूछा, तो हाँ ये जी, है मेरी जर्नी। बिल्कुल जी। और वो जो चटपटी बातें होती है वो हम सबको भी बहुत अच्छी लगती है, और उन्हीं चटपटी बातों को ही हम ज्यादा देखते हैं, कि जो नॉर्मल सी जो चीजें लगती है उनको तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि आपकी पीआर एजेंसी ने ऋतिक रोशन, गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा जैसी कई बड़ी हस्तियों के साथ काम किया है। इतने प्रतिष्ठित क्लाइंट्स के साथ करते समय आप किन बातों का ध्यान आपने रखा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिकली एक्टर्स जो है, हम सी, आई, मेरा एक फेवरेट कोट है जो मैं अक्सर बोलता हूँ। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर परसेप्शन इज रियलिटी। लेट मी रिपीट दैट। वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर परसेप्शन इज रियलिटी। किसी को टाइम नहीं है रियलिटी चेक करने का कि रियलिटी में क्या है। तो जो परसेप्शन होता है वो उसी को बिलीव करते हैं। और परसेप्शन बिल्ड कौन करता है? पीआरस बिल्ड करते हैं। सो एक्टर्स जो एक्चुअली उनकी जो रियल लाइफ होती है वो आपके हमारे जैसी ही होती है, बल्कि वो हमसे बहुत ज्यादा उनकी लाइफ, क्या वर्ड यूज करूं पता नहीं, मगर काफी कंफ्यूज्ड होती है। कंफ्यूज इसीलिए होती है क्योंकि एक्टर्स आर वेरी इनसिक्योर पीपल। दे ऑलवेज थिंक कि कोई हमसे आगे तो नहीं निकल जाएगा, क्या हमारी छवि करेक्टली पोर्ट्रे हो रही है, लोग क्या सोच रहे हैं। हम इतना, लोग क्या सोच रहे हैं हम इतना नहीं सोचते हमारी डेली लाइफ में। मगर एक्टर के चेहरे पे एक छोटा सा पिंपल भी आ गया तो एक्टर परेशान हो जाता है, उसको बार बार आईने में देखता है कब जाएगा। तो वो इतना इनसिक्योर, क्योंकि उनका फेस, उनका फिजिक, उनका उनकी इमेज, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑरा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेप्शन। एंड हु इज द परसेप्शन बिल्डर? द पीआरस। Public relations is, public relations started from propaganda. The word propaganda was there, and then propaganda जो governments करती थी, that converted later on into public relations. तो सिगमंड फ्रॉइड एक बंदे थे जिनका नाम आपने सुना होगा, साइको एनालिस्ट। तो उनके एक नेव्यू थे एडवर्ड बर्नेज। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस फेज में एडवर्ड बर्नेज एक्सपेरिमेंटेड विद क्राउड साइकोलॉजी। क्राउड्स को कैसे मैनिपुलेट करना चाहिए, छवि कैसे बनाना चाहिए, परसेप्शन कैसे बनाना चाहिए, और एडवर्टाइजिंग में उसका प्रयोग किया गया फॉर होर्डिंग्स एंड स्टफ। और वहां से बना पब्लिक रिलेशंस केटरिंग टू क्राउड साइकोलॉजी। ओके, मैनिपुलेटिंग क्राउड साइकोलॉजी। सो आज जैसे आपने सवाल किया, ऋतिक रोशन, शिल्पा शेट्टी, प्रियंका चोपड़ा, गोविंदा, इनकी तो जो बेसिकली जो छवि बनती है, वो छवि एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएट करना, और सेकेंडली उसको लास्ट करवाना। क्योंकि इंसान ऊपर तक तो पहुंच जाता है, मगर वो मेंटेन करके रखना, कायम करके रखना पोजीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो। शाहरुख खान के करियर में अप्स एंड डाउन्स आए हैं। ऋतिक रोशन का भी एग्जाम्पल ले लो, अप्स एंड डाउन्स आए हैं। दे हैव ऑलवेज कम बैक। विद पठान, विद जवान, शाहरुख खान maintained his position as the बादशाह, right? So that maintaining is very important। और जो उसके बीच का फेज होता है ना, जब वो बादशाह और पठान नहीं आई है, वो एक्टर्स को काफी इनसिक्योर करता है। शाहरुख तो खैर ओवर कॉन्फिडेंट है, वेरी नाइस, ही ऑलवेज थिंक्स ही इज द बेस्ट राइट फ्रॉम वर्ड गो, शुरू से। बट बहुत सारे एक्टर्स जो है तो हैसल हो जाते हैं। और शाहरुख जैसा भी एक्टर मन में सोचता ही होगा डेफिनेटली कि व्हेन विल आई गिव द नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर। हाँ, सोचता ही होगा कि अगली पिक्चर अगर ब्लॉकबस्टर नहीं हुई तो ये मेरा
लो फेज कंटिन्यू करेगा। तो ये एक्टर्स के लिए छवि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। परसेप्शन बिल्डर्स आर द पीआरस। सो that makes our profession a very integral part of any person who is looking for eyeballs and an audience, right? So we guide the actors, we kind of understand their psychology, their personality. Psychology is a very important part of PR. We have to understand, because every person is different, every personality is different, every person in the world is different. सबकी अपब्रिंगिंग अपनी अपनी अलग हुई है, सबके फ्रेंड सेट्स अलग रहे हैं, सबके स्किल सेट्स अलग रहे हैं, सबके पेरेंटिंग सबका अलग रहा है, सबका स्कूल और कॉलेज का माहौल अलग रहा है। तो उसके हिसाब से लोगों की पर्सनालिटी बिल्ड हुई है। सो सबकी थिंकिंग थॉट प्रोसेसेस अलग है थोड़ी बहुत। सो एक कोई भी एक इमेज या ब्रांड दूसरे ब्रांड से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। सो एक पर्सन की साइकोलॉजी समझना, एक पर्सन की अंडरस्टैंडिंग समझना कि उसकी छवि क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, और उसके पर्सनालिटी के हिसाब से उसका पीआर स्ट्रेटजी बनाना, उसका एक्सरसाइज बनाना कि उसको क्या सूट करेगा और क्या उसको वो जो सूट करेगा उसके लिए वो अग्री करता है क्या। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग जॉब होता है जो पीआरस करते हैं। ओके, तो जो हम ट्विटर पे देखते हैं, एक्स पे देखते हैं, पीआर मशीनरी की अक्सर बातें होती है, पीआर टीम ने ये किया, पीआर टीम ने वो किया। पीआर बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ नहीं करते जैसे ट्विटर पे बोला जाता है ये भी पीआर ने किया, ये भी पीआर ने किया। बट पीआर बहुत कुछ कंट्रोल करते हैं, बहुत कुछ बिहाइंड द सीन्स मैनिपुलेट करते हैं, बहुत कुछ नैरेटिव सेट करते हैं। एंड नैरेटिव सेटिंग इज पार्ट ऑफ पब्लिक रिलेशंस। सो इफ आई कांट मैनिपुलेट द नैरेटिव, if I can't manipulate, if I can't set opinions, if I can't set an agenda for an actor in the public through the media, then I am not a good PR. ओके, सो वो मेरा काम है, वो मेरा जॉब है। हर पीआर का वो जॉब है, सेटिंग द नैरेटिव। ब्लेम किया जाता है पीआर को डेफिनेटली कि पीआर ये करता भी है, बट दैट इज आवर जॉब, दैट इज व्हाट वी आर हायर्ड फॉर, दैट इज व्हाट वी चार्ज द मनीज फॉर। आपने शिल्पा शेट्टी के सेलिब्रिटी बिग ब्रदर विवाद के दौरान आपके द्वारा किया गया जो संकट प्रबंधन था, क्राइसिस मैनेजमेंट, वो काफी ज्यादा उल्लेखनीय रहा। इस तरह के विवादास्पद मामलों को संभालते समय आप किन रणनीतियों का उपयोग करते? ये तो काफी पास्ट की बात हो गई, मगर शिल्पा शेट्टी जब बिग सेलिब्रिटी बिग ब्रदर में इनवाइट हुई थी तो मेरे से डिस्कशन हुआ था और पूछा था मैं जाऊं क्या। मैंने कहा व्हाई नॉट। मतलब उस टाइम शिल्पा मेट्रो, अगर पिक्चर याद होगी, लाइफ इन अ मेट्रो और अपने 2 पिक्चर्स कर रही थी। कुछ शूटिंग भी थी। शिल्पा वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट दैट शी विल लास्ट वेरी लॉन्ग इन सेलिब्रिटी बिग ब्रदर, क्योंकि कंट्रोवर्शियल शो था। शिल्पा इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वेरी स्वीट lady, so she didn't really think that she will last in that celebrity big brother हाउस, जहाँ बहुत किटकिट होती है, बहुत हंगामा होता है, बहुत कंट्रोवर्सी होती है। बट वी सेड इट्स एन इंटरनेशनल शो, लेट्स गिव इट अ शॉट, एंड शी वेंट। एंड फर्स्ट few days she was crying because there was this lady called Jade Goody. She was attacking her a lot. She was throwing away her food. She was not eating food from her hands. And the whole of UK was screaming racism. बहुत सारी बातें बोली गई शिल्पा को, पाकी बोला गया, पापड़म बोला गया, बहुत सारी। लकीली दूसरे जो कंटेस्टेंट्स थे, they were realizing क्या हो रहा है। फिर सेलिब्रिटी बिग ब्रदर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाया। जेड गुडी के बॉयफ्रेंड को एंट्री दी शो में after a few days, or he also started ganging up with Jade Goody and attacking Shilpa Shetty. Then और एक ट्वीक लाया, उनकी जेड गुडी की मदर को भी एंट्री दे दी शो में। सो तीनों गैंग अप होके शिल्पा शेट्टी को टारगेट बनाने लगे एंड यूके वाज स्क्रीमिंग रेसिज्म। ये क्या हो रहा है। मतलब वो उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफकॉम करके, जहां पर कंप्लेंट्स गई बहुत सारी कि ये मतलब दिस इज हैपनिंग इन द शो, मतलब लाइव टेलीविजन पे रोज इतना टारगेटिंग हो रहा है। और बहुत सिंपैथी गेन की शिल्पा ने, नॉट ओनली फ्रॉम इंडियंस एंड अदर एशियंस but also from all of Britain, because Britishers were realizing that उन लोग को शर्म आ रही थी कि ये लाइव शो पे इस तरह से रेसिज्म हो रहा है। जैसे इंडिया में काफी मुद्दा
बड़ा होता है इंडिया पाकिस्तान का सेंसिटिव मुद्दा, वैसे ही यूएस और यूके में रेसिज्म का मुद्दा है, ब्लैक एंड वाइट का। तो जब इस तरह की टारगेटिंग हुई तो उन लोगों के लिए वो बहुत मतलब सेंसिटिव बात थी। And Shilpa, after a few days of being troubled, she stood up for everything, for herself, and she said that I am going to fight back. And she started giving it back. She was standing up for her right. Basically, she realized that she had to kind of stand up for herself there, and she did. और जाने के पहले जब मेरे से डिस्कशन हुआ था तो वी नॉर्मली जैसे हम पीआर क्लाइंट स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, तो मुझे एक बात याद है कि मैंने कहा था जस्ट बी योरसेल्फ, बिकॉज शिल्पा इज अ गुड ह्यूमन बीइंग, शी इज अ स्वीट लेडी, सो आई जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट गिव आउट द गुडनेस दैट you have generally, and that will help you on the show because it's a live show. आपको इतने सारे कैमरास देख रहे हैं, आप फेक कितना टाइम तक रहोगे, कितना टाइम तक एक एक्ट बनाओगे? अगर आप शुरू से ही इफ यू बी योरसेल्फ देन ऑडियंस सीज दैट बिकॉज इट्स अ रियलिटी शो, राइट? कैमरास आपको देख रहे हैं पूरा टाइम 24/7. सो एंड शी वाज हरसेल्फ एंड दैट made her win the show ultimately. Okay, and that got her great admiration, sympathy. She was an inspiration. और उस दौर में जैसे शाहरुख खान इंडिया में जितना फेमस है उतनी ही फेमस शिल्पा यूके में हो गई थी. She was like a Shahrukh Khan in UK. हमारे यहाँ शिल्पा शेट्टी was known more for Dhadkan, Bazigar, and a lot many other things, yoga, others. But there she became an icon for them, a face and a figure and a personality to follow, to get inspired with. So that was something. And I was handling, because it's a show जहाँ सब बंद घर में होता है, जैसे हमारा बिग ब्रदर है उसी का बिग डैडी है बिग बॉस, बिग बॉस है वैसा ही उसी का बिग डैडी है बिग ब्रदर. सो इट वाज लाइक अ चैलेंज फॉर मी to represent her in the right light in the outside world, right? So I did that, and during those times a lot of international publications spoke to me. कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई थी, उनके पार्लियामेंट में डिस्कस हुई थी यूके के, इतना बड़ा हंगामा हो गया था वहां. आई स्पोक टू द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, CNN, BBC, द वॉशिंगटन पोस्ट, pravda इन रशिया. मतलब कहाँ से, वियतनाम, पाकिस्तान, कहाँ से पब्लिकेशंस ने मुझे मेरा नंबर ढूंढ के मुझे कॉल करके मेरे व्यूज लिए थे कि आपका एज अ पब्लिसिस्ट, एज अ स्पोक्स पर्सन क्या कहना है. So I was very happy that my client was getting so much of mileage, and I was getting the opportunity to handle the crisis situation. So yes, that gave me the tag of crisis management specialist in Bollywood. एंड उसके बाद बहुत सारे क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए लोग क्लाइंट्स मेरे पास आए और मैंने काफ़ी कुछ काम किया. करीब 20 कंटेस्टेंट्स बिग बॉस के हैंडल किए, तो दूसरे पियाज ने मैक्सिमम 2 या 3 किए होंगे. मैंने 20 कंट्रोवर्शियल्स हैंडल किए हैं बिग बॉस के. और I did PR for some godmen and godwomen also, including the very controversial स्वामी नित्यानंदा, जिनके लिए मैंने कुछ शॉर्ट पीरियड का क्राइसिस मैनेजमेंट एक्सरसाइज किया, which was extremely successful. This was long time ago. So yes, crisis management is a very important part in PR, because जो रेप्यूटेशन होता है, जैसे क्राइसिस मैनेज, जो रेप्यूटेशन हम बनाते हैं, संभालते हैं, तो प्रोटेक्टिंग द रेप्यूटेशन इज पार्ट ऑफ बिल्डिंग द रेप्यूटेशन. So yes, it's a very interesting thing. Not everybody is able to in PR is able to do crisis management also, क्योंकि crisis management करने के लिए बहुत solid जिगर चाहिए, solid आपका confidence level चाहिए, क्योंकि सारा मीडिया एक तरफ होता है और आपको डिफेंड करना होता है अपने क्लाइंट को. तो वो it's a very courageous job, but luckily I learned a lot. और I learned from the best because UK media is very ruthless. तो मैं शिल्पा शेट्टी का जब कर रहा था तो बहुत उनके सवाल बहुत कड़वे और तीखे होते हैं.
हमारे इंडियन जर्नलिस्ट तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे सवाल करते हैं। तो वो लर्निंग के बाद मुझे इंडिया में क्राइसिस मैनेजमेंट करना मेरे लिए चाइल्ड्स प्ले हो गया था ऑनेस्टली। जी नहीं, बिल्कुल हम सभी मानते हैं कि आपके जो प्रयास थे वो बहुत ही सराहनीय रहे हैं। सभी के सभी जिन भी लोगों के लिए आपने पीआर मैनेजमेंट किया, जिन भी लोगों के लिए आपने क्राइसिस मैनेजमेंट किया, जो अगला प्रश्न है वो है डॉन और रॉक ऑन जैसी फिल्मों के प्रचार अभियान के दौरान आपकी क्या भूमिका रही? फिल्म प्रमोशन के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करते रहे हैं आप? तो जब हम फिल्म का प्रमोशन करते हैं तो अभी आजकल फिल्म का प्रमोशन थोड़ा सा अलग होता है कि आजकल फर्स्ट डे सेकंड डे कलेक्शंस पे सब कुछ निर्भर होता है। मगर पहले ऐसा नहीं था। पहले पिक्चरें एक दो हफ्ता जब चलती थी उसके बाद वो हिट और सुपर हिट डिक्लेयर होती थी। उसके लिए हमको लास्ट मिनट प्रमोशन नहीं करना होता था, उसके लिए हमको एक बिल्डअप करना होता था। अब क्या होता है कि 2 महीने पहले प्रमोशन एक्टिविटी शुरू होती है, हाइप होता है, इमेज बिल्डिंग ब्रांडिंग नहीं होता है, एक प्रोसेस नहीं होता है, हाइप होता है, सडन स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी, और हाइप के बाद पिक्चर रिलीज हो जाती है। ये आज होता है, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि आपको मुहूर्त जब होता है तभी भी मीडिया को बुलाया जाता था, शूटिंग कवरेज के लिए मीडिया को बुलाया जाता है, इंटरव्यूज करवाए जाते हैं, प्री रिलीज इंटरव्यूज होते हैं, म्यूजिक रिलीज होता है, ट्रायल शोज होते हैं, प्रेस शो होते हैं, बहुत सारी चीजें। एक प्रेस डॉकेट बनाते थे हम उस जमाने में, जो आजकल तो सब नेट पे फटाक से हो जाता है, तो डॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये सब चीजें होती थी। तो जो उस वक्त जो जो नॉर्म्स थे वो किए थे। शाहरुख के इंटरव्यूज भी करवाए थे प्री रिलीज। और डॉन was a very interesting film to handle PR for, because Shah Rukh Khan was actually playing the role, reprising the role of Don, which was done by Amitabh Bachchan. So लोगों के expectations बहुत high थे, and to brand that as something where Shah Rukh Khan was, how Shah Rukh Khan would be differentiated and he would do something unique and different from that Don in this Don was very interesting. So yeah, so it was an interesting exercise with Rock On. फरहान अख्तर का जो म्यूजिक था, फरहान अख्तर के जो गाने थे, वो फैंटास्टिक थे, एंड फरहान डिड अ ग्रेट जॉब विद रॉक ऑन ऑल्सो। रॉक ऑन का भी बेसिकली रॉक ऑन के पीआर के वक्त आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द म्यूजिक, so we had focus on the music because it was a movie about a rock band, so वो बहुत बहुत मजा आया। बिग बॉस के 20 प्रतिभागियों के लिए पीआर और संकट प्रबंधन आपने संभाला है, और ये बिल्कुल काफी जटिल काम रहा होगा। इस तरह के रियलिटी शो के दौरान आप अपने क्लाइंट्स का किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? As I said earlier, see, जो वॉरियर्स होते हैं ना, दे प्रोटेक्ट देयर, जैसे पहले के जमाने में जो वॉरियर्स थे वो अपने किंग के लिए फाइट करते थे। दे हैव इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, एंड दे हैव द ट्रस्ट ऑफ द किंग। Similarly, in PR, we have integrity with the client, media, both, trust of the media and the client, and loyalty. So our job is to protect reputations. So with that thought process, everything in crisis management falls in place. So basically, अगर हमारा underlining जो मकसद होता है वो अगर clear हो, तो फिर strategy तो हम बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अंडरलाइनिंग वही होता है कि क्लाइंट के इमेज और रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करना है, संभालना है, और बाय द टाइम द फायर एक्सटिंग्विशेस, जब, क्योंकि मीडिया आग में काफी घी डालता है, बट उसके बाद जब फायर एक्सटिंग्विश होता है तो उसको कैसा अच्छा प्यारा मोड़ देना है और कैसे एंड करना है, दैट इज द जॉब ऑफ गुड पीआर स्ट्रेटेजिस्ट। कि कैसे कंट्रोवर्सी का क्लोजर लाना है। कंट्रोवर्सी को हाइप करना बड़ी बात नहीं होती है। कंट्रोवर्सी को हाइप तो कोई भी टॉम डिक एंड हैरी पीआर कर सकता है, बट उस पे क्लोजर लाना और क्लाइंट्स को एक अपॉर्चुनिटी देना टू मूव ऑन फ्रॉम दैट कंट्रोवर्सी एंड मूव ऑन विद देयर लाइव्स एंड करियर्स एंड इमेज एंड ब्रांड इज द जॉब ऑफ अ गुड पब्लिसिस्ट।
So that is the most delicate and important part of crisis management: protection, handling, and closure. So I excel in all three luckily, so मुझे कोई इशू आती नहीं है उसमें. But crisis management is a delicate PR job. आपको बॉलीवुड का एकमात्र पीआर गुरु भी कहा जाता है. आपके काम में नैतिकता और मूल्यों की क्या भूमिका है? क्या कभी आपको अपने सिद्धांतों के साथ किसी क्लाइंट या प्रोजेक्ट के कारण समझौता करना पड़ा है? हाँ, मुझे समझौते करने पड़े, मगर वो समझौते फैक्ट्स के साथ नहीं रहे. कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास बात करने के लिए बहुत कम होता है, जो जिनके पास, जो हम जब कोई क्लाइंट लेते हैं तो हमारा क्राइटेरिया, हमारे 3-4 क्राइटेरिया होते हैं, एटलीस्ट मेरे 3-4 क्राइटेरिया होते हैं पीआर में. मेरे लिए कौन सा क्लाइंट अच्छा है? तो मेरे लिए वो क्लाइंट अच्छा है जिसके पास अच्छे न्यूज़ एंगल्स हैं, बात करने के लिए न्यूज़ रिलेटेड चीज़ें हैं, या फोटोग्राफ्स अच्छे हैं, या वो मेरा पेमेंट टाइम पे देगा. ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो मैं कंसिडर करता हूँ बिफोर टेक सेइंग यस और नो टू अ क्लाइंट. मगर कभी कभी ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं, और कभी कभी कुछ रेड फ्लैग्स कभी मिस हो जाते हैं, दिखते नहीं है, और हम ले लेते हैं क्लाइंट, पर बाद में रियलाइज होता है कि इसके पास बात करने के लिए कुछ काफी है नहीं, या ये इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है नहीं. ओके, अब काम ले लिया है साल भर का, तो फिर उसको ब्रांड करना है, क्योंकि काम तो लिया है. एज अ प्रोफेशनल आई कैन नॉट से दैट नहीं मैं छोड़ दूंगा तुमको क्योंकि तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है. बहुत सारे पीआर्स ऐसे बोलते हैं, आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ. बात करने के लिए कुछ नहीं है तो फिर आई गो इनटू कैंडिड एंगल्स. ऐसे ओके फाइन, आपके पास अगर काम की रिलेटेड बात करना नहीं तो आप पर्सनालिटी रिलेटेड कुछ बात करो. कैंडिड स्टोरीज करेंगे. आपका फेवरेट थिंग्स, व्हाट आर योर फेवरेट थिंग्स, व्हाट आर द स्पोर्ट्स यू प्ले, व्हाट आर द गेम्स यू प्ले, फिटनेस एंगल्स, लाइफस्टाइल एंगल्स, विच कार डू यू ओन. हाँ, बहुत बहुत सारी इंसान में इंटरेस्टिंग चीजें होती है. तो ऐसे टाइम पे अक्सर एग्जैजरेशन करना पड़ता है या डिविएट करना पड़ता है न्यूज़ वैल्यू से. वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है. ओके, मगर करना पड़ता है. थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बातें बोलनी पड़ती है, नहीं तो मीडिया इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है. अगर वो नहीं बोलेंगे तो मीडिया कहेगा कि हमको हाथ छापना नहीं है. तो उनको, बिकॉज मीडिया का रिक्वायरमेंट आईबॉल्स और टीआरपी है, तो उस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए पीआर को कभी कभी थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन करना पड़ता है, अच्छा न लगे तो भी. मेरा एथिक्स का रूल ये है कि आई ड्रॉ दी एथिक्स लाइन फ्रॉम माय कॉन्शियंस. मैं पहले जर्नलिस्ट था बिफोर टर्निंग पीआर. तो मैंने 9, 10, 11 इयर्स जर्नलिज्म किया है बिफोर आई टर्न्ड पीआर. सो एंड ओल्ड स्कूल जर्नलिज्म, जब एथिक्स बहुत हाई होता था, आज तो फिर भी, बट ओल्ड स्कूल में बहुत. तो वो उस टाइम के एथिक्स है. तो मैं कभी भी, जैसे मैंने पहले बताया, मैं फॉल्स या फैब्रिकेटेड कुछ नहीं करता. एग्जैजरेशन थोड़ा बहुत करूंगा, बढ़ा चढ़ा के थोड़ी बात बोल सकता हूँ, मिर्च मसाला डाल के. जैसे हम तंदूरी चिकन होता है ना, तो चिकन वही होता है, मगर उसको ग्रिल किया जाता है, उस पे मसाला लगाया जाता है, उसको तंदूर किया जाता है, उसको क्रिस्पी बनाया जाता है, कलर डाला जाता है, वो अट्रैक्टिव दिखता है खाने के लिए, क्रिस्पी लगता है, तो लोग मजे से खाते हैं. तंदूर चिकन वही है. ओके, तो वो दैट इज द डिफरेंस. सो बेस वही होता है, फैक्ट्स वही होते हैं, थोड़ा से उसको प्रेजेंटेशन स्टाइल थोड़ी इंटरेस्टिंग की जाती है, थोड़ा गार्निशिंग किया जाता है जैसे खाने पे गार्निशिंग होता है वैसे. तो मीडिया लेवल से, तो आई ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम माय कॉन्शियंस कि मेरा कॉन्शियंस जो सही बोल रहा है मैं वो करूंगा. यहीं तक मैं एग्जैजरेट भी करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा, मगर फैक्ट्स नहीं चेंज करूंगा. ओके, बेसिक फैक्ट्स वही रहेंगे. तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कभी कभी कि या थोड़ा जो एकदम 100% एथिक्स पे नहीं रह पाते हैं पीआरस. थोड़ा बहुत बड़ा चढ़ा के करना पड़ता है, स्पेशली फॉर दोस्त जहाँ पर जिनके पास बात करने के लिए कम है. तो ये कभी कभी फीलिंग आती है. और बिल्कुल सही बात है जी, जो जितना दिखता है वो उतना बिकता है, तो ऑफ कोर्स आपको वो करना ही पड़ता है. जो दिखता है वो बिकता है. या आपकी पीआर एजेंसी मनोरंजन उद्योग में कई प्रचार प्रवृत्तियों को प्रेरित करती है. तो क्या आप इनमें से कुछ ट्रेंड सेटर और जो भी मतलब किसी स्टार को स्टार बनाना और उसे स्टार रहने देना, उन सब में आप
अपना पीआर का क्या रोल देखते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि परसेप्शन इज रियलिटी वाली दुनिया में हम रह रहे हैं, तो एक्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? एक पर्सन जब एक जैकी श्रॉफ का बड़ा इंटरेस्टिंग कोट यहाँ पर मैं कहूँगा। जैकी श्रॉफ ने एक बार कहा था कि हम जब बढ़ रहे होते हैं स्टार बनने के लिए, जब स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हम चाहते हैं कि लोग हमको देखे, हमारे तरफ देखे, हमको नोटिस करे। मगर जब हम बड़े स्टार्स बन जाते हैं तो हम अपने गाड़ियों में काले कांच चढ़ा के घूमते हैं, उन्हीं लोगों से बच के निकलते हैं जिनका अप्रिसिएशन हम क्रेव कर रहे हैं। तो एक एक्टर की जो ऑरा होता है, जो छवि होती है, तो वो क्यों बनाई जाती है? वो इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि एक्टर को रिकग्निशन चाहिए। व्हाट इज एन एक्टर विदाउट एन ऑडियंस, राइट? तो पियाज का वो काम है कि एक एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए आई बॉल्स लेके आए, एक्टर के कैंडिड लाइफस्टाइल के ऊपर बात करे, एक्टर के बिजनेस एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करे, एक्टर के करियर एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करे, और फिर अगर कुछ ना मिले तो थोड़ा बहुत पर्सनल लाइफ पे भी बात कर रहे। ओके, फेवरेबल यही होता है कि हम करियर पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि एक एक्टर की इमेज अगर करियर के ऊपर बेस्ड होती है तो उसे काम मिलने में आसानी होती है। अगर बहुत ज्यादा पर्सनल लाइफ के ऊपर बेस्ड होती है तो फिर वो आईबॉल्स तो मिलते हैं मगर काम में जनरेट नहीं होता, वो कन्वर्ट नहीं होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि न्यूज एंगल्स पे सबसे ज्यादा फोकस करें, कैंडिड और लाइफस्टाइल एंगल्स पे सेकेंडरी फोकस रखें। एटलीस्ट मैं ये कोशिश करता हूँ। मगर हैविंग सेड दैट, आज के ज़माने में बहुत सारे ऐसे पीआरस हैं जो कैंडिड पे ज्यादा फोकस करते हैं। मुझे वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, तो वो अगर उसको वो लंबी रेस दौड़नी है तो उसको करियर पे फोकस करना चाहिए, उसको बिजनेस एलिमेंट पे फोकस करना चाहिए, फ्रिवॉलिटीज पे नहीं। फ्रिवॉलिटीज सेकेंडरी है, जब आपके पास कुछ बात करने के लिए उसमें है नहीं तो कुछ फ्रिवोलस चीज पे बात कर ली तो बात अलग है, जस्ट टू स्टे इन न्यूज, बिकॉज एक्टर हैज टू स्टे इन सर्कुलेशन, है ना? मतलब उसको न्यूज में रहना जरूरी होता है, तो आउटडेटेड नहीं होना है। तो इसके वजह से कुछ लाइट बात करना एक आधी बार ठीक लगता है, मगर हमेशा वो इमेज ब्रांड को नुकसान पहुंचाती है। एज फार एज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन अबाउट अदर पीआरस, आई सी अ लॉट ऑफ, in fact most of the trends that I have started, apart from one or two, are being followed by most other PRs now. So I started one very interesting trend also, जिसके लिए मुझे काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, मैं बता देता हूँ। तो क्योंकि मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं है, मगर वो पब्लिक के हिसाब से और मीडिया, न्यूज मीडिया के हिसाब से शायद बुरा है। वो ये है कि 90s में एक्टर्स यूज्ड टू डायरेक्टली टॉक टू द मीडिया। ओके, तो आई वाज द फर्स्ट पीआर जिसने कहा कि वी हैव टू कंट्रोल देयर रेपुटेशन इन द मीडिया, अदरवाइज मीडिया राइट्स एनीथिंग एंड देन वी हैव टू गो इनटू क्लैरिफिकेशन मोड। ओके, सो बार बार क्लैरिफाई करते रहो, तो एक्टर काम कब करेगा अगर कंट्रोवर्सीज ही हैंडल करते रहेगा? तो मैंने कहा कि मैं आई विल बी द स्पोक्स पर्सन, I'll double up as a spokesperson apart from being a publicist, और जब भी कुछ controversies होगी तो I'll take care of it in a politically correct way, in a media friendly way, giving the media their requirement of quotable quotes, and the actor should be focusing on their core job, that is acting, not on addressing controversies. So वो मैंने एक ट्रेंड शुरू किया और मैंने सारे अपने क्लाइंट्स को बोला कि आप कभी भी, आपको कोई भी मीडिया से मैसेज करता है तो आप उसको एक स्टैंडर्ड मैसेज भेज दिया करो, दैट स्पीक टू डेल माय पब्लिसिस्ट ऑन दिस नंबर और ईमेल हिम ऑन दिस आईडी, ही विल टेक अ कॉल ऑन दिस। ये नहीं कि वो करवा देगा, ही विल टेक अ कॉल, सो दैट जर्नलिस्ट को ऐसा ना लगे कि हाँ एक्टर ने बोल दिया तो अब पीआर ने करवाना ही चाहिए। सो वो पीआर का डिसीजन रहेगा। तो ये मैंने एक कंट्रोल लेवल से किया और मेरे सारे क्लाइंट्स ये फॉलो किए करीब 10 साल तक, टिल इट फाइनली बिकेम अ ट्रेंड एंड अदर पीआर्स आल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। आज अक्सर ये जर्नलिस्ट पीआर्स को ब्लेम करते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि पीआर्स
के थ्रू से ही हमें जाना पड़ता है, डायरेक्टली एक्टर्स का एक्सेस नहीं मिलता है। तो वो एक्सेस कट ऑफ करने वाला सबसे पहले मैं था 10 साल तक, बिफोर अदर्स स्टार्टेड डूइंग द सेम थिंग। बट वो कट ऑफ करने का रीजन ये था क्योंकि जर्नलिस्ट बार बार एक्टर को जबरदस्ती के कंट्रोवर्सीज में डाल रहे थे, डिविएटिंग देयर अटेंशन फ्रॉम एक्टिंग। सो एज अ पीआर आई हैड टू स्टेप इन एंड आई हैड टू से दैट बॉस, यू फोकस ऑन योर वर्क, let me focus on the controversies and the candid part. Okay, so let me address that for you. So that was something that I had done, जो आज अक्सर पीआरस पे उंगली उठाते जर्नलिस्ट। अब अगर मैं जर्नलिस्ट होता पहले तो मैं भी ये बहुत बुरा फील करता, if because I am on the other side of the fence now, I am no longer a journalist। तो अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मैं भी सोचता ये पीआर बहुत गलत कर रहा है, मुझे एक्सेस मेरा कट ऑफ कर रहा है एक्टर से। ओके, एक्टर मेरे से डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है, इवेंट पे भी एक्टर मिल रहा है तो वो कह रहा है नहीं, स्पीक टू माय पीआर, मैं यहाँ आंसर नहीं कर सकती या कर सकता क्वेश्चंस। सो ये किया मैंने। अब अच्छा है या बुरा है, मगर वो मेरे प्रोफेशन की जरूरत थी और मुझे करना पड़ा। अगर मैं जर्नलिस्ट होता तो मुझे बुरा लगता ये, मगर मैं पीआर हूँ और मैं अपना काम मुझे अपने हिसाब से करना होता है या मेरे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट से, तो ये मैनिपुलेशन मैंने किया था। बिल्कुल जी, आपके लिए आपके क्लाइंट्स ही सबसे बड़ी प्रेफरेंस है और उसको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। जो अगला प्रश्न है वो है, इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस दौर में सेलिब्रिटी पीआर और इमेज मैनेजमेंट का ऑफ कोर्स जो स्वरूप है वो काफी बदल गया है। तो डिजिटल दुनिया को किस प्रकार एक पब्लिसिस्ट के काम को प्रभावित किया? I am really happy you asked this question. I'm really really happy because 70%, बहुत बड़ा परसेंटेज होता है 70%, 70% of the जनता, as in the people who are on X, Twitter or Instagram, think that PRs handle social media. मैं आपको सरप्राइजिंग बात बताऊं, most PRs don't handle social media. You know why? Because what people don't realize is there are 3 different professions in the life of an actor. One is talent management, लोग जो experts होते हैं dates handle करने में और काम लाने में। One is PR, public relations, जो media relations handle करता है, जो image, छवि, strategy, brand बनाता है। और one is digital marketing, जो digital space handle करता है, social media. So PRs deal with news editors and journalists, whereas social media experts deal with public. PRs वो जो उल्टा पुल्टा पब्लिक कमेंट करके चले जाती है, वो PR का काम ही नहीं उसे ठीक करना या उसको देखना, वो डिजिटल मार्केटिंग का काम है। मगर पब्लिक ये सोचती है कि सारा काम PR ही करता है, गलत है। बहुत ही कम पीआर्स है जो डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, और जो करते हैं वो किसी भी एक चीज में स्पेशलाइज करते हैं, आइदर पीआर में या डिजिटल मार्केटिंग में। ऐसा कोई नहीं देखा मैंने आज तक पीआर एजेंसी जो डिजिटल मार्केटिंग और पीआर दोनों में स्पेशलाइज करता हो, एक भी नहीं है। ओके, सो ये जो कंसेप्शन बना है, मिसकंसेप्शन बना है कि पीआर्स डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, वो गलत है। डिजिटल मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट ही अलग होते हैं। अब सवाल डिजिटल मार्केटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है? इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन टुडेज टाइम्स। फॉलोअर्स, लाइक्स, ब्लू टेक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में पब्लिक क्रेजी है। हाँ, एआई आने के बाद जब बहुत कुछ फेक आएगा सोशल मीडिया पे तो ट्रस्ट टूटने वाला है, और डिजिटल का ट्रस्ट टूटेगा, एंड देन पीपल विल स्टार्ट focusing on those media which have checks and balances in place। जैसे एक न्यूज़ पब्लिकेशन में एडिटर होता है, डेप्यूटी एडिटर होता है, उसके नीचे असिस्टेंट एडिटर होता है, जर्नलिस्ट होता है, रिपोर्टर होता है, कॉपी एडिटर होता है, प्रूफ रीडर होता है। देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन प्लेस टिल अ न्यूज़ इज पब्लिश्ड। ओके, एटलीस्ट इन प्रिंट मीडिया ऐसे होता है, वेब में भी थोड़े बहुत होते हैं, ये सारे पोस्ट वेब में नहीं होते, अक्सर ओनर ही डेवलप कर जाता है एज एन एडिटर, ये होता है। बट ये फिर भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो सोशल मीडिया में वो नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज है कि सोशल मीडिया का जो डोमिनेंस है अभी एआई आने के बाद थोड़ा हिलेगा ये। ओके, बट आज के डेट में सोशल मीडिया इमेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल मार्केटिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज पीआर।
आपका गूगल प्रेजेंस बनता है पीआर से, और आपका डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंस बनता है जहां आप फैंस को केटर कर रहे हो। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। बट सोशल मीडिया के लिए आजकल कभी कभी क्रेज इतना हो जाता है कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया को इग्नोर कर जाते हैं, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार, ये ध्यान से सुनो, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ स्टारलेट। सोशल मीडिया का जो स्टार होता है वो स्टार नहीं होता है, वो स्टारलेट होती है या होता है। Stars are made by two things: their branding in mainstream media and public appreciation. पिक्चर हिट हुई तो स्टार, राइट, वरना तो पेपर टाइगर है। ओके, तो पिक्चर हिट मतलब फैंस का वो अप्रिसिएशन, और मेन स्ट्रीम मीडिया। अगर सिर्फ सोशल मीडिया पे लोग फोकस करेंगे, उनके लैक्स और क्रोर्स में भी फॉलोअर्स होंगे, तो भी वो इन्फ्लुएंसर या स्टारलेट ही रहेंगे, वो स्टार नहीं बनेंगे, वो नेशनल स्टार नहीं बनेंगे। और वो नेशनल स्टारडम के लिए यू नीड अ मिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, पीआर एंड अ गुड टैलेंट मैनेजर विथ यू, ऑल थ्री। ओके, सो ये लोग भूल जाते हैं, ये लोग अक्सर भूल जाते हैं, और लोगों को पता ही नहीं। 70% मैं कह रहा हूं ना, लोग सोचते हैं कि मतलब यही सब पीआर एक्टिविटी होता है, डिजिटल मार्केटिंग नहीं। दुनिया बहुत बड़ी है। इट इज लाइक, अगर कोई सिर्फ वो कर रहा है तो इट इज लाइक अ फ्रॉग लिविंग इन अ वेल, वो सोच रहा है वही दुनिया है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सोचते हैं यही दुनिया है, मगर जब अगला प्लेटफॉर्म आ जाएगा, फेसबुक के बाद ट्विटर, ट्विटर के बाद टिकटॉक, टिकटॉक गया, इंस्टाग्राम रील्स, जब अगला आ जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर अपना पूरा इमेज ब्रांड दूसरे प्लेटफॉर्म पे फॉलोअर्स बनाएंगे। ये तो मतलब सस्टेनेबल नहीं है। ओके, बट जो गूगल प्रेजेंस है वो सस्टेनेबल है। एक बार आपकी गूगल पे छवि बनती है, वेबसाइट्स के जरिए गूगल पे जब छवि बनती है, तो वो दैट इज लास्टिंग, दैट इज लेगेसी बिल्डिंग। दिस डिफरेंस नीड्स टू बी अंडरस्टूड। सोशल मीडिया इज इंपॉर्टेंट, इंटीग्रल, बट नॉट only as the only platform. You have to look at the whole picture, not just through a keyhole. So that is something most people don't understand. A lot of newcomers also who come in Bollywood don't understand. वो सोचते हैं कि वो हम बाद में कर लेंगे। नहीं, तीनों जब आप बॉडी बिल्ड कर रहे हो तो आपको खाने पे भी फोकस करना है, और आपको अपने सर्केडियन रिदम पे भी फोकस करना है। सुबह उठना, टाइम पे सोना, पॉजिटिव थिंकिंग पे भी फोकस करना है, सब चीज पे फोकस करना है, सिर्फ एक एलिमेंट पे नहीं। तब जाके आपका फिजिक या बॉडी बनेगा, राइट। जब आपका मेंटल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फूड, स्लीप साइकिल सब कुछ एक साथ आएगा, तब इट इज समथिंग लाइक दैट। जो अगला प्रश्न है वो है, पब्लिसिटी और ब्रांड निर्माण की प्रक्रिया के दौरान आप कभी अनैतिक प्रथाओं का सामना किया है आपने? आप इस तरह की स्थितियों से कैसे निपटते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अपने कॉन्शियस पे डिपेंड हो जाता हूँ, कि एक मेरी एक बैलेंसिंग एक्ट मैं करता हूँ। आई ड्रॉ लाइन बिटवीन फेक एंड एथिक्स, एंड दैट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम माय कॉन्शियस। मेरा मन, मेरा दिल क्या बोलता है, मेरा कॉन्शियस क्या बोलता है, ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मुझे ऐसा लगता है नहीं ये गलत है, ये फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को हर्ट करेगा, तो मैं नहीं करूंगा। मैंने राखी सावंत का भी पीआर किया है, सो मैं ड्रामा बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे ड्रामा करने, कोई ड्रामा करता है तो मुझे मजा आता है, क्योंकि पब्लिक को भी मजा आता है, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं एथिक्स का लाइन नहीं क्रॉस करता। अगर फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट मुझे कहे कि हम झूठ प्रोपोगेट करते, मैं कहूंगा नहीं। कोई क्लाइंट मुझे कहे कि मैं ये रेस्टोरेंट पे गई और ये खाना बहुत बुरा था और मैंने वेटर को झाड़ दिया, उसको हाईलाइट करना है, बोला ओके ठीक है, हम उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे, ये हो गया, पंगा हो गया। बट कोई अगर रेस्टोरेंट पे गया ही नहीं और ऐसा कोई पंगा हुआ ही नहीं, तो और मुझे कहे चलो ऐसा कुछ बना देते हैं, नहीं, मैं मना कर दूंगा। तो दैट इज, मैं अक्सर कॉलेज में गेस्ट लेक्चर्स के लिए जब जाता हूं तो मैं मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को पूछता हूं, पीआर टैक्टिक्स अगर आप फ्यूचर में करोगे तो क्या करोगे, तो वो अक्सर ऐसे झूठे किस्से मुझे बताते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। बोला नहीं इससे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी
को हार्म पहुंचता है। ओके, सो आप ड्रामा करो, ड्रामा में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर एक लाइन ड्रॉ करो जहां आप सोसाइटी को करप्ट नहीं कर रहे हो। ओके, तो फिर वो ड्रामा एंटरटेनमेंट है। ओके, फैब्रिक ऑफ सोसाइटी को नहीं हर्ट करना चाहिए, दैट इज माई थिंकिंग। मगर आयरॉनिकली, सैडली, दैट इज नॉट द थिंकिंग ऑफ ऑल पीआर्स। बहुत सारे नकली न्यूज भी करते हैं, पकड़े जाते हैं तो फिर अक्सर जर्नलिस्ट उनको बैन करते हैं, उन पीआर्स को, क्योंकि जब पता चलता है कि इस पीआर ने जर्नलिस्ट को बेवकूफ बना के कुछ छपवाया। मैंने अपने पूरे करियर में एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं किया है, एक भी नहीं किया, क्योंकि मेरा जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, मेरा कॉन्शियंस अग्री नहीं करता है। तो और जर्नलिस्ट, दैट इज वाई जर्नलिस्ट ट्रस्ट मी 100%। 100%। कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो, जर्नलिस्ट बेसिकली टेक मी एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ पीआर। अक्सर वो 36 का आंकड़ा होता है जर्नलिस्ट और पीआर के बीच में, हमेशा पंगा होता है, बिकॉज जर्नलिस्ट वांट्स द पावर ऑफ द पेन एंड द पीआर वांट्स टू कंट्रोल दैट पेन। जर्नलिस्ट चाहता है वो जो चाहे वो लिखे, और पीआर चाहता है कि वो जो उसे कहे वो जर्नलिस्ट लिखे, है ना। अब ये कॉन्फ्लिक्ट तो बना रहता है, क्योंकि पीआर अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जर्नलिस्ट अपने जर्नलिस्टिक एथिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोनों को ट्रू टू द प्रोफेशन रहना है, तो बीच का रास्ता ढूंढना होता है। ठीक है, बट बिकॉज आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट बिफोर आई टर्न्ड पीआर, अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट टेक मी एज देयर फ्रेंड। रीजन बीइंग, आई थिंक लाइक अ जर्नलिस्ट एंड एक्ट लाइक अ पीआर। मेरा थॉट प्रोसेस अभी भी जर्नलिस्ट जैसा है। जैसे मुझे क्लाइंट अगर कुछ कहेगा कि ये करना है, तो मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कि वो वेबसाइट पे या पेपर में कैसा दिखेगा। अभी आजकल तो पेपर प्रिंट इज ऑलमोस्ट डेड, अभी सब वेब ही है, तो मैं विजुलाइज कर लेता हूँ कि कैसे दिखेगा, कैसे इसका हेडलाइन किस तरह का हो सकता है, इसके साथ फोटो किस तरह की जाएगी। ये मेरा विजुअलाइजेशन इंस्टेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि इतने साल का एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज है, तो इंस्टेंट हो जाता है। अब क्या होता है, जब मैं वो स्टोरी जर्नलिस्ट को प्रेजेंट करता हूँ, जर्नलिस्ट को लगता है यार ये तो मेरा थॉट प्रोसेस है जो पीआर बता रहा है। तो जर्नलिस्ट डजंट लुक एट दैट स्टोरी एज अ पीआर प्लग। Journalist looks at that story as a journalistic story with a journalistic point of view and a news angle, a strong news angle or a strong candid angle, lifestyle angle. So journalist को अच्छा लगता है। तो जैसे वो लाइन मैंने बोली, आई थिंक लाइक अ जर्नलिस्ट, एक्ट एज लाइक अ पीआर, तो ये मेरा बहुत बड़ा यूएसपी है कि मैंने पहले जर्नलिज्म किया था, तो मैं सोचता वैसे ही हूँ। तो जर्नलिस्ट सारे मेरे दोस्त हैं, इतने अच्छे दोस्त है कि अक्सर वो मेरे, मैं जो उनको कॉपीज भेजता हूँ, प्रेस रिलीजेस, आर्टिकल्स, अपने क्लाइंट के इंटरव्यूज, वो एज इट इज कट पेस्ट जॉब करते हैं वेब पे, वो छापते नहीं है। मैं कितनी बार मजाक करता हूँ कोई कोई एडिटर से और जर्नलिस्ट से जो मेरे दोस्त है, कि मैं अगर उसमें बीच में कहीं गाली भी लिख दूं तो आप छाप दोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो पढ़ते ही नहीं हो मेरा कॉपी। तो कहते हैं नहीं, वी ट्रस्ट यू 100%, वी नो योर एथिक्स। सो हमको कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। प्लस आपके कॉपी में एक कॉमा और सेमी कोलन और फुल स्टॉप की भी मिस्टेक नहीं मिलती है। आपका थरली कॉपी एडिटेड होता है, क्योंकि मैं पहले सब एडिटिंग भी कर चुका हूँ, तो मैं कॉपी कम से कम 10 बार रिवाइज करता हूँ। सो एंड आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो इन कॉलेज, सो मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं इंग्लिश में जब प्रेस रिलीजेस बनाता हूँ, तो जर्नलिस्ट को अक्सर मैं कहता हूँ कि ठीक है, अगर आप इम्प्रूव कर सकते हो तो आप चेंज कर लो उसका हेडलाइन या जो भी है, मगर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते तो ट्राई टू कीप इट एज इट इज। सो दे लव इट एंड दे कीप इट एज इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम, which is a boon for a PR, because the PR is able to, portray the message of the actor as it is in the media. सो नैरेटिव बिल्डिंग में वो बहुत काम आता है कि वो एज इट इज छपता है कंटेंट। सो आई एम वन ऑफ द ओनली पीआर जिसका कंटेंट कभी छेड़छाड़ नहीं होता है, कभी, हमेशा एज इट इज। मतलब जो एक्टर्स कभी कभी कहते हैं ना वी वर मिस कोटेड, वो मेरे साथ कभी नहीं होता है, मेरे क्लाइंट्स के साथ। मतलब आज तक तो मेरे क्लाइंट ने कभी कहा नहीं कि आई वाज मिस कोटेड, बिकॉज वो इतना एक एक परफेक्शन से काम करने की आदत हो गई है बिकॉज ऑफ जर्नलिज्म बैकग्राउंड, तो वो कभी होता ही नहीं है। आपके साथ अभी बहुत सारे और प्रश्न है जो मैं चाहता हूँ करने, बट एक पार्ट के अंदर इट इज इम्पॉसिबल कि उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया जाए, तो सेकंड पार्ट भी इसका लेकर आएंगे।
बट एक क्विक क्वेश्चन है कि जिन लोगों ने पीआर करवाना है तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? On the web, I am known as the most accessible publicist in Bollywood. अक्सर ये वेबसाइट्स लिखते हैं कि डेल भागवागर इज द मोस्ट एक्सेसिबल पब्लिसिस्ट, तो मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों लिखते हैं, बाकी क्या पब्लिसिस्ट एक्सेसिबल नहीं है? तो मैं अक्सर स्टूडेंट्स से पूछता हूँ जो मुझे अप्रोच करते हैं फॉर प्रोजेक्ट्स, फॉर थीसिस, फॉर गाइडेंस, फॉर इंटर्नशिप्स। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि हैव यू अप्रोच्ड अदर पीआरस आल्सो? तो मुझे अक्सर यही जवाब मिलता है कि दूसरे पब्लिक रिलेशंस एजेंसीज फोन्स नहीं उठाते, ईमेल के रिस्पांस नहीं देते, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं करते, पहले मैसेज का रिप्लाई ही नहीं आता है तो ब्लू टिक ही नहीं होता है, टिक्स ब्लू ही नहीं होते तो पता ही नहीं चलता कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो एक स्टूडेंट्स अक्सर मुझे ये फीडबैक देते हैं, तो उस फीडबैक के बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि यस, आई एम एक्सेसिबल। पहले मैंने अपना मोबाइल नंबर भी इंटरनेट पे दिया हुआ था, मगर चूंकि मुझे अभी ड्यूरिंग द पैंडेमिक लोग बहुत ज़्यादा टाइम नेट पे बिता रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 3 times द टाइम पीपल वर स्पेंडिंग ऑन द नेट। सो मुझे बहुत सारे वियर्ड इंक्वायरीज आते थे फेसबुक पे, अपना सॉरी व्हाट्सएप पे, क्योंकि नंबर वाज ऑन द इंटरनेट और कॉल्स भी आते थे। तो मैं अजीब अजीब क्वेरीज आंसर करते करते मैं परेशान हो गया था। तो मैंने अपना नंबर हर जगह से निकाल दिया कि मुझे नंबर नहीं रखना है, क्योंकि वो फिर वियर्ड कॉल्स आते थे और सबको एक्सप्लेन करते करते फिर एनर्जी ड्रेन होता है। तो जब मैं एक एक क्लास में जाता हूँ और मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स को ज्ञान देता हूँ, तो वो एनर्जी मेरा पॉजिटिव सेंस में मैं दे रहा हूँ। मगर अगर मैं क्वेरीज आंसर कर रहा हूँ इंडिविजुअल, तो वो मेरा ड्रेन होता है एनर्जी, तो उसके वजह से फिर मैंने अपना नंबर हटा दिया। बट आई स्टिल वांटेड टू बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, तो आई हैव केप्ट अ फॉर्म ऑन माय वेबसाइट इन माय कॉन्टैक्ट सेक्शन। दैट फॉर्म सबमिट होने से ईमेल पे आता है, और जो भी क्वेरीज मुझे लगती है कि सेंसिबल है, मैं इमीडिएटली विद इन मिनट्स रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन आता है मुझे, तो मैं इमीडिएटली खुद पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। मेरा एक मानना है कि पीआर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड प्रोफेशन। अक्सर कॉर्पोरेट पीआर एजेंसीज में क्या होता है कि लोग अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स हायर करते हैं, जहाँ एक अकाउंट एग्जीक्यूटिव 4 लोगों को हैंडल करता है, और वो रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को, सीनियर रिपोर्ट करता है अपने सीनियर को, वो रिपोर्ट करता है ओनर को। सो उससे क्या होता है कि जो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है, उसको जो क्लाइंट की इनसिक्योरिटीज है या क्लाइंट के जो इश्यूज है वो ठीक से पता नहीं चलते, क्योंकि जो पर्सन अकाउंट एग्जीक्यूटिव जो प्रॉब्लमेटिक चीज है वो नहीं बताता है अपने सीनियर को। सो आई ऑलवेज बिलीव दैट पीआर इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड जॉब। अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट अ पीआर agency founder or head or whosoever needs to interact with the client, not only via staff. So मैंने, चूंकि मेरा इंडिपेंडेंट पीआर एजेंसी है बॉलीवुड में, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं काम रिप्रेजेंटेटिव से करवाऊं, या काम भले ही मैं आउटसोर्स करके करवा लूं, मगर क्लाइंट से मैं खुद इंटरेक्ट करूंगा, स्टूडेंट से मैं खुद इंटरेक्ट करूंगा। मैं उसमें ये नहीं कहूंगा कि मेरा रैप इंटरेक्ट करेगा या स्टाफ इंटरेक्ट करेगा, मैं कभी ऐसे नहीं कहता, शुरू से कभी भी नहीं, क्योंकि आई ऑलवेज बिलीव पीआर इज अ पर्सनलाइज्ड वन टू वन अंडरस्टैंडिंग योर क्लाइंट काइंड ऑफ जॉब. So I am accessible. Yes, people can reach me via my contact section on my official website, and that leads to my email ID, and I do reply personally to all the mails that are, as I said, sensible. आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को पता है कि अगर आप गूगल करते हो तो सबसे पहले डेल भागवागर जी का नाम ही आएगा, पीआर सेक्टर के अंदर, पीआर इंडस्ट्रीज के अंदर, बेस्ट पीआर के अंदर, तो बहुत इजीली इन्हें एक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे और प्रश्न हैं जो हमने पूछने हैं, बट वो प्रश्न हम पूछेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। Dale ji, thank you so much for being part of us for this. Thank you very much. All the best. Enjoy yourself. Have a happy life. Rock on. Thank you so much.